जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग सकुशल मंगल होंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे। अभी 5-6 साल हुए होंगे कि मैं कार्तिक के नहान के लिए गंगा घाट गया था। लौटते लौटते रात हो गई। कहीं भोलूपुर के पास रात हुई। बढ़िया चटक चांदनी। बाग के भीतर एक मौज में आ गया तो एक चौबेला गाने लगा। तभी किसी ने पीछे से पीठ पर दाएं से लाठी मारा। ना राम राम ना दुआ सलाम, एकदम लाठी से मार दी। तब भैया चुबोला चुबोला तो जहां तक तहां छूटा। झोला 20 हाथ लेकर जाकर गिरा। डंडा अलग छिटक गया। मैं चिल्लाने को हुआ कि 3-4 आदमी ऊपर आ गया। एक ने मुंह दबाकर कहा, चुप बे साले, गर्दन एड़ दूंगा। मैंने तड़फड़ाकर उठने की कोशिश की, पर भैया अचकचे में कोई गामा पहलवान पर लाठी छोड़ दे तो वहीं लौट जाएगा। हमारी क्या विशाल, वहीं मुंह बंद किए पड़े रहे। थोड़ी देर में हाथ पांव जोड़ता रहा, इशारे करके कहा कि मैं चिल्लाऊंगा नहीं। तब कहीं उन्होंने मुंह से कपड़ा निकाला। एक ने मुझसे पूछा, रुपया कहाँ है? मैंने कहा, बापू जो कुछ है इसी झोले में है। झोले में 1.5 रुपए की रोजगारी थी। एक लुटेरे ने उसे हाथ खनकाकर कहा, लंगोट खोलकर दिखाओ। मैंने कहा, बापू लंगोटा न खुलवाओ, उसके नीचे कुछ नहीं, नंगा हो जाऊंगा। बस भैया वे बिगड़े। उन्होंने समझा कि मैं मजाक कर रहा हूं। फिर तो उन्होंने देह पर से सभी कुछ उतरवा कर तलाशी ली। गांजा भांग की खोज पुलिस वाले ने भी ऐसी तलाशी नहीं लेते। जब उन्हें नहीं निकला तो उनमें उनमें से एक ने मेरे पीछे एक लात मारी और कहा कि अब चुपचाप मुंह बंद किए नाक के सामने चले जाओ, अपने दरबे में घुस जाओ। और अब वहां से फिर क्या होता, मगर भैया भागने में कोई हमारा आज तक मुकाबला नहीं कर पाया। यहाँ स्कूल कॉलेज के लड़कों की सीटीबाजी सीटी सीटी बजा बजा कर भागना सीखते हैं। हम बिना किसी सीखे ऐसा भाग के दिखा दें कि खरगोश तक खड़ा खड़ा पछताता रहे। तो भैया गाली वाली उन्होंने बहुत दी। हम हमें वे पकड़ नहीं पाए। किसी तरह मैं घर आ पहुंचा। दूरबीन सिंह के दिन तब तक गिर गए थे। पुलिस भी भीतर भीतर ही उनके खिलाफ रहने लगी थी। दूसरे दिन हमारा मन बहुत कुलबुलाया, पर हमने यह बात उनसे कही नहीं। कह देते तो दूरबीन काका उसी के ठेस में टै बोल जाते। रुपन बाबू दुखी चेहरे से वजनी झोला की तरह लटकाए बैठे सांस खींचकर बोले, अच्छा ही होता तब टै हो जाते तो भतीजे के हाथ से न मरते। आप देखेंगे हम लोग परिच्छेद 8, हम लोग कौन सा देखेंगे? परिच्छेद हम लोग 8 को देखेंगे। सिपालगंज गांव था, पर वह शहर से नजदीक और सड़क के किनारे था, इसलिए बड़े बड़े नेताओं और अफसरों का वहां तक आने में कोई सैद्धांतिक ऐतराज नहीं हो सकता था। कुआं के अलावा वहां कुछ हैंडपंप भी लगाए गए थे, इसलिए बाहर से आने वाले लोग प्यास लगने पर अपनी जान के खतरे में बिना वहां का पानी पी सकते थे। खाने की भी सुविधा थी। वहां के छोटे मोटे अफसरों में कोई न कोई ऐसा निकल ही आता था जिसका ठाट बाट देखकर वहां वाले उसे परले सिर का बेईमान समझते, पर जिसे देखकर यह बाहरी लोग आपस में कहते कि कितनी तजीमदार है, बहुत बड़े बड़े खानदान के लड़के हैं। देखो ना, ऐसी चीको साहब की लड़की बिहाई है। इसलिए भूख लगने पर अपनी ईमानदारी को खतरे में डाले बिना वे लोग वहां खाना भी खा सकते हैं। कारण जो भी रहा हो, उस मौसम में सिपालगंज के जननायकों और जनसेवकों का आना जाना बड़े जोर से शुरू हुआ था। उन सबको सिपालगंज के विकास की चिंता थी, और नतीजा यह होता था कि वे लेक्चर देते थे। वे लेक्चर गंजहों के लिए विशेष रूप से दिलचस्पी थी, क्योंकि उनमें इन्हें प्राय शुरू से ही वक्ता श्रोता और श्रोता वक्ता को बेवकूफ मानकर चलता था, जो बातचीत के उद्देश्य से गंजहों के लिए आदर्श परिस्थिति थी। उन दिनों गांव में लेक्चर का मुख्य विषय खेती था। उन दिनों क्या था? गांव में ज्यादातर लोग लेक्चर की सबसे बड़ी मात्रा दिन के तीसरे पहर ऊँघने और शाम को जगने के बीच लेते थे। उन दिनों गांव का लेक्चर का मुख्य विषय खेती था। इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि पहले कुछ और भी था। वास्तव में पिछले कई सालों से गांव वालों को फुसलाकर बताया जा रहा था कि भारतवर्ष एक खेतीहारी देश है। गांव वालों को फुसलाकर क्या बताया जा रहा था? कि भारतवर्ष एक खेतीहारी देश है। इस बात को याद रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है।
गांव वाले इस बात का विरोध नहीं करते थे, पर प्रत्येक वक्ता शुरू से यह मानकर चलता था कि गांव वाले इस बात का विरोध करेंगे। इसलिए वे इसलिए वे एक के बाद दूसरा तर्क ढूंढ लाते थे। इस एक के बाद दूसरा तर्क क्या होता था, ढूंढ लाते थे। यह साबित करने में लगे रहते थे कि भारतवर्ष एक खेतीहार देश है। इसके बाद वे यह बताते थे कि खेती की उन्नति ही देश की उन्नति है। ये वाली भी इम्पोर्टेंट बिंदु है। उसके बाद वे क्या बताते थे, खेत की उन्नति ही देश की उन्नति है, खेत की उन्नति ही देश की उन्नति है। यह भी इम्पोर्टेंट है। फिर आगे की बात बताने के पहले ही प्रायः दोपहर के खाने का वक्त हो जाता और तहसीलदार लड़का, जो बड़े संपन्न घरों के औलाद हुआ करता था और जिसको चीको साहब की लड़की ब्याही रहा करती थी, वक्ता का पीठ पर कपड़ा खींच कर इशारे से बताने लगता कि चाचा जी, खाना तैयार है। सिपालगंज में उन दिनों ऐसा विज्ञापन खास तौर पर मशहूर हो रहा था कि जिसमें एक तंदुरुस्त काश्तकार सिर पर अंगोछा बांधे, कानों में बलिया लटकाए और बदन पर मिर्जई पहने गेहूं के ऊंचे फसल को हाशिए से काट रहा था। एक औरत उसके पीछे खड़ी हुई अपने आप से बहुत खुश कृषि विभाग के अफसरों वाली हंसी हंस रही थी। नीचे और ऊपर अंग्रेजी और हिंदी अक्षरों में लिखा था, अधिक अन्न उपजाओ। क्या लिखा था, अधिक अन्न उपजाओ। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। मिर्जई के बाली वाले काश्तकारों में जो अंग्रेजी के विद्वान थे, उन्हें अंग्रेजी इबारत से और जो हिंदी के विद्वान थे, उन्हें हिंदी से परास्त करने की बात सोची गई थी। और जो दो में से एक भी भाषा नहीं जानते थे, वे भी कम से कम आदमी और औरतों को तो पहचानते ही थे। उनसे आशा की जाती थी कि आदमी के पीछे हंसी हुई और औरत की तस्वीर देखते ही वे उसकी ओर पीठ फेरकर दीवानों की तरह अधिक अन्न उपजाना शुरू कर देंगे। यह तस्वीर सिपालगंज में आजकल हर जगह चर्चा का विषय बनी थी, क्योंकि यहाँ वाले की निगाह में तस्वीर वाले आदमी का शक्ल कुछ बद्री पहलवान से मिलता था। उसमें विज्ञापन में जो फोटो दिया था वो किन से मिलता था, बद्री पहलवान से मिलता था। औरत की शक्ल के बारे में गहरा मतभेद था। वह गांव के देहाती लड़कियों में से किसकी थी, यह अभी तय नहीं हो पाया था। वैसे सबसे ज्यादा जोर शोर वाले विज्ञापन खेती के लिए नहीं, मलेरिया के बारे में था। पहला विज्ञापन तो खेती का था, लेकिन वो जोर शोर का नहीं था। दूसरा जो मलेरिया का था वह सबसे ज्यादा आपका प्रसिद्ध था। जगह जगह मकानों की दीवारों पर गेरू में लिखा गया था, मलेरिया खत्म करने हमारी मदद करो, मच्छरों को समाप्त हो जाने दो, मच्छरों को समाप्त हो जाने दो। यह पंक्ति याद रखिएगा। यहाँ भी यह मानकर चला गया था कि किसानों गाय भैंस की तरह मच्छर भी पालने को उत्सुकता और उन्हें मारने से पहले किसानों का हृदय परिवर्तन करना पड़ेगा। एक विज्ञापन भोले भाले ढंग से बताया था कि हमें पैसा बचाना चाहिए। पैसा बचाने की बात गांव वालों को उनके पूर्वज मरने के पहले ही बता गए थे। लगभग प्रत्येक आदमी को अच्छी तरह मालूम थी। इसमें सिर्फ इतनी नवीनता थी कि यहाँ भी देश का जिक्र था। कहीं कहीं इशारा किया गया था, अगर तुम अपने लिए पैसा नहीं बचा सकते तो देश के लिए बचाओ। बात बहुत ठीक थी, क्योंकि सेठ साहूकार, बड़े बड़े औहदेदार, वकील, डॉक्टर, ये सब तो अपने लिए पैसा बचा ही रहे थे। इसलिए छोटे छोटे किसानों को देश के लिए पैसा बचाने में क्या ऐतराज हो सकता था। सभी इस बात का सिद्धांत रूप में सहमत थे कि पैसा बचाना चाहिए। पैसा बचाकर किस तरह कहाँ जमा किया जाएगा, वे बातें भी विज्ञापनों और लेक्चरों में साफ तौर पर बताई गई थी, और लोगों को उनसे भी कोई आपत्ति न थी। सिर्फ लोगों को यही नहीं बताया गया था कि कुछ बचाने के पहले तुम्हारी मेहनत के एवज में तुम्हें कितने पैसा मिलना चाहिए। पैसे की बचत का सवाल आदमी और खर्च से जुड़ा हुआ है। इस छोटी सी बात को छोड़कर बाकी सभी बातों पर इन विज्ञापनों में विचार कर लिया गया था, और लोगों को इनको इस भाव से स्वीकार कर लिया
था कि ये बेचारे दीवार पर चुपचाप चिपके हुए हैं, न दाना मांगते हैं, न चारा, न कुछ लेते हैं, न देते। चलो इन तस्वीरों को छोड़ो नहीं, छेड़ो नहीं। पर रंगनाथ को जिन विज्ञापनों ने अपनी ओर खींचा वे पब्लिक सेक्टर का विज्ञापन न थे, प्राइवेट सेक्टर की देन थी। यानी कि रंगनाथ का जिधर ध्यान गया वो किस सेक्टर की देन थी, वो प्राइवेट सेक्टर की देन थी। उसने प्रकट होने वाली बातें कुछ इस प्रकार थी। उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा व्यापक रोग दाद है। एक ऐसी दवा है जिसको दांत पर लगाया जाए तो उसे जड़ से आराम पहुंचता और मुंह में खाया जाए तो खांसी जुकाम दूर होता है। बताशों में डालकर पानी से निकला जाए तो हैजा में लाभ पहुंचता। ऐसी दवा दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। उसके आविष्कार अब भी जिंदा है, आविष्कारक अभी जिंदा है। यह विलायतों की शरारत है, उन्हें आज तक नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। यह कथन याद रखिएगा, यह कथन आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस देश में और भी बड़े बड़े डॉक्टर हैं जिनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। एक कस्बा जहानाबाद में रहते हैं, एक कस्बा का जहानाबाद में रहते हैं, और चूंकि जहां बिजली आ चुके इसलिए नामर्दी का इलाज बिजली से करते हैं। एक गांव कहा जहानाबाद। अब पटना से आगे बढ़ेंगे तो आपको जहानाबाद मिलेगा, गया वाला रास्ता में। इस वहां बिजली आ चुकी इसलिए वे नामर्दी का इलाज बिजली से करते हैं। वहां नामर्दी का इलाज किससे करते हैं, तो वे बिजली से करते हैं। नामर्दों की को परेशान होने की जरूरत नहीं। एक दूसरे डॉक्टर जो कम से कम भारतवर्ष भर में तो मशहूर है ही, पूरे मतलब मशहूर हैं ही, बिना ऑपरेशन का अंड वृद्धि का इलाज करते हैं। और यह बात सिपालगंज में किसी भी दीवार पर तारकोल के हरूफ में लिखी हुई पाई जा सकती है। वैसे बहुत से विज्ञापन बच्चों के सुख, रोग, आंखों की बीमारी और पेचिश आदि से भी समृद्ध संबंध है। पर असली रोग संख्या कुल 3 है। असली रोग संख्या में कुल 3 है। कौन कौन, दाग, अंडवृद्धि और नामर्दी। यानी कि असली 3 ही रोग है। कौन कौन, दाद, अंडवृद्धि और नामर्दी। और इनके इलाज की तरकीब सिपालगंज के लड़के अक्षर ज्ञान पा लेने के बाद ही दीवारों पर अंकित लेखों के सहारे जानना शुरू कर दी। विज्ञापनों की इस भीड़ में वैद्य जी का विज्ञापन नवयुवकों के लिए आशा का संदेश और अपना अलग व्यक्तित्व रखता था। आशा का, नवयुवकों के लिए आशा का संदेश, यह वैद्य जी के लिए एक नवयुवकों के अलग ही व्यक्तित्व रखता था। वह दीवार पर लिखे नामर्दी का बिजली से इलाज। दीवार पर क्या लिखा होता था, नामर्दी का बिजली से इलाज। जैसे अश्लील लेखों के मुकाबले में नहीं आता था। वह तो छोटे छोटे नुक्कड़ों, दुकानों और सरकारी इमारतों पर जिनके पास पेशाब करने और जिन पर विज्ञापन चिपकाना मना था, टीन की खूबसूरत तख्तियों पर लाल हरे अक्षरों में प्रकट होता था और सिर्फ इतना ही कहता था, नवयुवकों के लिए आशा का संदेश। नीचे वैद्य जी का नाम था, उनसे मिलने की सलाह थी। एक दिन रंगनाथ ने देखा कि रोगों की चिकित्सा में एक नया आयाम जुड़ रहा। सवेरे से ही कुछ लोगों ने दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, बावासीर सिपालगंज की उन्नति का लक्षण था। बावासीर के 4 अदम कद अक्षर चिल्लाकर कह रहे थे कि जहां 25 का युग समाप्त हो रहा है, मुलायम तबीयत, दफ्तर की कुर्सी, शिष्टतापूर्ण रहन सहन, 24 घंटे चलने वाली खान पान और हल्के परिश्रम का युग धीरे धीरे संक्रमण कर रहा है और आधुनिकता के प्रतीक जैसी बावासीर सर्वव्यापी नामर्दी का मुकाबला करने के लिए मैदान में आ रही है। शाम तक वह दैत्याकार विज्ञापन एक दीवार पर रंग बिरंगी छाप छोड़ चुका था और दूसरे तक ऐलान करने लगा था कि बवासीर का शर्तिया इलाज। देखते देखते 4-6 दिन में सारा जमाना बवासीर और उसके शर्तिया इलाज के नीचे दब गया। हर जगह विज्ञापन चिपकने लगा। रंगनाथ को सबसे बड़ा अचंभा तब हुआ जब उसने देखा कि यह विज्ञापन एक दैनिक समाचार पत्र में आ गया है। यह समाचार पत्र रोज 10 बजे दिन तक शहर से सिपालगंज आता था और लोगों को बताने में सहायता होता था कि स्कूटर या ट्रक कहाँ भिड़ गया। अब्बासी नामक कथित गुंडे ने
इस इरशाद नामक कथित सब्जी फिरोश पर कथित छुरी से कथित रूप से वार किया। रंगनाथ ने देखा कि उस दिन अखबार का पहला पृष्ठ बहुत बड़ा हिस्सा काले रंग से रंगा हुआ है और उस बड़े सफेद अक्षरों में चमक रहा कि बावासीर। क्या चमक रहा? बावासीर अक्षरों की बनावट वही जो दीवार में लिखे विज्ञापन में है। समाचार पत्र रोज कितने बजे सिपालगंज पहुंच जाता था? तो 10 बजे तक पहुंच जाता था। उन अक्षरों ने बावासीर को एक नया रूप दे दिया था, जिसके कारण आसपास के सभी चीजें बावासीर की मतहती में आ गई थी। इसमें अभिमान की खनक थी। मतलब यह था कि सिपालगंज की दीवारों पर चमकने वाला विज्ञापन कोई मामूली चीज नहीं, यह 12 अखबारों में छपते हैं और इस तरह सिपालगंज में ही बार बार अखबारों में, सिपालगंज में ही वही 12 अखबारों में है। रंगनाथ तख्त पर बैठा था, उसके सामने अखबार का पन्ना तिरछा होकर पड़ा था। अमेरिका ने एक नया उपग्रह छोड़ा था। पाकिस्तान भारत सीमा की गोलियां चल रही थी। गेहूं की कमी के कारण राज्यों का कोटा कम किया जाने वाला था। सुरक्षा समिति में दक्षिण अफ्रीका के कुछ मसलों पर बहस हो रही थी। इन सब अबाबिलों को अपने पंजे में किसी दैत्यकार बाज की तरह दबाकर वह काला सफेद विज्ञापन पिछले तिरछे हरूफ के चीख रहा था। बावासीर बावासीर। इस विज्ञापन के अखबार में छपते ही बावासीर सिपालगंज और अंतर्राष्ट्रीय जगत के बीच संपर्क का एक सफल माध्यम बन चुका था। डाकुओं का आदेश था कि एक विशेष तिथि को विशेष स्थान पर जाकर रामाधीन की तरफ से रुपए की एक थैली एकांत में रख दी जाए। क्या हुआ कि डाकुओं की तरफ से आदेश था कि रामाधन जो है वह पैसे, जो उनके ऊपर चिट्ठी आई थी, वो एक विशेष तिथि पर विशेष स्थान पर जाकर वो पैसे रखा है। डाका डालने की यह पद्धति आज भी देश के कुछ हिस्से में काफी लोकप्रिय है, पर वास्तव में यह मध्यकालीन नहीं, क्योंकि इसके लिए चांदी या गिलट के रुपए और थैली का होना आवश्यक है, जबकि आजकल रुपया नोटों की शक्ल में दिया जा सकता है और 5,000 रुपए प्रेमपत्र की तरह किसी लिफाफे में आ सकते हैं। जरूरत पड़ने पर चेक से भी रुपए का भुगतान किया जा सकता है। इन कारणों से परसों रात अमुक टीलों पर 5,000 रुपए की एक थैली रखकर चुपचाप चले गए। आदेश मानने में व्यवहारिक कठिनाइयां हो सकती है। कितने हजार रुपए? तो 5,000 रुपए। इस बात को याद रखिएगा। टीलों पर छोड़ा हुआ नोटों का लिफाफा हवा में उड़ सकता है, चेक जाली हो सकता है। संक्षेप में, जैसे कला, साहित्य, प्रशासन, शिक्षा आदि के क्षेत्रों, वैसे ही डकैती के क्षेत्र में मध्यकालीन पद्धति को आधुनिक युग में लागू करने से व्यवहारिक कठिनाइयां पैदा हो सकती है। जो भी हो, डकैतों ने इन बातों पर विचार नहीं किया था, क्योंकि रामादीन के यहाँ डाके की चिट्ठी भेजने वाले असली डकैत नहीं थे। क्या हुआ? क्योंकि असली डकैत नहीं थे। वो कौन थे? तो कहा जाता है कि उनका विचार था कि रूपन बाबू के द्वारा भेजा गया है, या किसी असली डकैत के द्वारा चिट्ठी नहीं आई है। उन दिनों गांव सभा और कॉलेज की राजनीति को लेकर रामाधीन भीमखेड़वा और वेद जी की कुछ तनातनी हो गई। क्योंकि देखिएगा, रामाधीन राजनीति को लेकर रामाधीन भीमखेड़वा वर्सेस वेद जी, यह आपका इंपॉर्टेंट, क्यों एक पक्ष में है, दूसरा विपक्ष में है। इस बात को याद रखिएगा। अगर शहर होता तो राजनीति ऊंचे दर्जे की होती, तो ऐसा मौका पर रामाधीन के खिलाफ किसी महिला की तरफ से पुलिस में यह रिपोर्ट आ गई होती कि उन्होंने उसका सील भंग करने का सक्रिय चेष्टा की, पर महिला के सक्रिय विरोध के कारण वे कुछ नहीं कर पाए और वह अपना सील समूचा का समूचा लिए हुए सीधे थाने तक आ गई। पर यह देहात था, जहां अभी महिलाओं के सील भंग को राजनीति युद्ध में हैंडी ग्रेनेड की मान्यता नहीं मिली थी, इसलिए वहां कुछ पुरानी तरकीबों का ही प्रयोग किया गया। पर बाबू रामाधीन के ऊपर डाकुओं का संकट पैदा करके उन्हें कुछ दिनों तिल मिलाने के लिए छोड़ दिया गया था। पुलिस रामाधीन भीमखेड़वा और वैद्य जी का पूरा गिरोह है।
पुलिस, रामादीन और भीमखेड़वा का पूरा गिरोह ये सभी जानते थे कि डाके की चिट्ठी फर्जी, ऐसी चिट्ठियां कई बार कई लोगों के पास आ चुका है। इसलिए रामादीन पर यह मजबूरी नहीं थी कि यह नियत तिथि और नियत समय पर रुपए के साथ टीले पर पहुंचा जाए। तिच्छी चिट्ठी फर्जी न होती तब भी रामादीन शायद चुपचाप रुपए दे देने के मुकाबले घर पर डाका डलवा लेना ज्यादा अच्छा समझते। पर चूंकि रिपोर्ट थाने पर दर्ज हो गई थी, इसलिए पुलिस अपनी ओर से कुछ न कुछ करने के लिए मजबूर थी। उस दिन टीले से लेकर गांव तक एक स्टेज पुलिस के लिए समर्पित कर दिया गया था और उससे डाकू डाकू का खेल खेलते रहे। टीले पर तो एक थाना का थाना ही खुला था। उन्हें आसपास के ऊसर, बंजर जंगल, खेत खलियान सभी कुछ छान डालने पर डाकुओं का कहीं निशान नहीं मिला। टीले के पास उन्होंने पेड़ों की टहनियां हिलाकर, लोमड़ियों के बिलों को संगीने घुसेड़ कर और सपाट जगहों पर अपनी आंखों का हिप्नोटाइज करके इत्मीनान कर लिया। वहां जो है वे डाकू नहीं, वे क्रमशः चिड़िया, लोमड़ियां और कीड़े मकोड़े हैं। रात को जब बड़े जोर से कुछ प्राणी चिल्लाए तब पता चला कि वे डाकू नहीं, सियार हैं। और पड़ोस के बाग में जो दूसरे प्राणी बोले तो कुछ देर बाद समझ में आ गया, कुछ नहीं, सिर्फ चमगादड़ है। उस रात डाकुओं और रामाधीन भीमखेड़वा के बीच कुश्ती बराबर पर छूटी, क्योंकि टीले पर न डाकू रुपए लेने के लिए आए और न रामाधीन देने के लिए गए। थाने के छोटे दरोगा को नौकरी में आए अभी थोड़े दिन हुए। टीलों पर डाकुओं को पकड़ने का काम उन्हीं को सौंपा गया था। पर सब कुछ करने पर भी वे अपनी मां को भेजी जाने वाली चिट्ठियों का अगली किस्त में यह लिखने लायक नहीं हुआ था कि मां, डाकुओं ने मशीन गन तक का इस्तेमाल किया, पर इस भयंकर गोलीकांड में भी तेरे आशीर्वाद से तेरा बेटा का बाल तक बांका नहीं हुआ। वे रात को लगभग 1 बजे टीले पर उतरकर मैदान में। कितने बजे आए? लगभग 1 बजे रात को। क्योंकि सर्दी होने लगी थी और अंधेरा था और उन्हें अपनी नगरवासिनी प्रिया की याद आने लगी थी। और चूंकि उन्हें बीए में हिंदी साहित्य पढ़ा था। वहाँ जो छोटे डॉक्टर थे वो कितना छोटे डॉक्टर कर छोटे बाबू जो छोटे दरोगा थे वो क्या किए थे, चूंकि उन्होंने बीए में हिंदी साहित्य पढ़ा था। बे उन्होंने कौन सा विषय पढ़ा था? हिंदी साहित्य पढ़ा था। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। इन सब मिले जुले कारणों से उन्होंने धीरे धीरे कुछ गुनगुनाना शुरू कर दिया और आखिर में गाने लगा, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल। वह गाने लगे। तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर वाली कहावत, ये वाली कहावत है। तीतर के आगे 2 तीतर, तीतर के पीछे 2 तीतर वाली कहावत को चरितार्थ करते करते उनके आगे भी 2 सिपाहियां थी और पीछे भी। दरोगा जी गाते रहे। दरोगा जी क्या हुए? गाते रहे। सिपाही सोचते रहे कि कोई बात नहीं, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। मैदान पार करते करते दरोगा जी का गाना कुछ बुलंदी पर चढ़ गया। साबित करने लगा कि जो बात इतनी बेवकूफ़ी की है वह कहीं नहीं कही जा सकती, वह बड़े मजे से गाए जा सकता है। सड़क आ गई। वे लोग टीले को पार करके कहा सड़क पर आ गई थी। वहीं एक गड्ढा में अचानक आवाज आई, करफोन से सरफाला, करफोन है सरफाला। दरोगा जी का हाथ अपने रिवॉल्वर पर चला गया। सिपाहियों ने ठिठक कर राइफलें संभाली। तब एक गड्ढा में दोबारा आवाज दी, करफोन है सरफाला। एक सिपाही ने दरोगा जी के कान में कहा, गोली चल सकती है, पेड़ के पीछे हो जाएं हजूर। पेड़ उनके पास से लगभग 5 गज की दूरी पर था। दरोगा जी ने सिपाही से फुसफुसा कर कहा, तुम लोग पेड़ों के पीछे हट जाओ, मैं देखता हूँ। इतना करके उन्होंने गड्ढे में कौन है, जो कोई भी है बाहर आ जाओ। फिर एक सिनेमा के दृश्य को याद करके उन्होंने बड़ी जोर, तुम लोग घिर गए हो, तुम आधे मिनट में बाहर आ जाओ, नहीं तो गोली चला दी जाएगी। गड्ढे में थोड़ी देर खामोश रही। फिर आवाज आया, मरफर गरफर सरफाले गरफाली चरफालने वाले। प्रत्येक भारतीय जो अपना घर छोड़कर
बाहर निकलता है, भाषा के मामले में पत्थर हो जाता है। इतनी तरह की बोलियां उनके कानों में पड़ती है कि बाद में हार कर वह सोचना ही छोड़ देता है कि वह नेपाली है या गुजराती, नेपाली है कि गुजराती। इस भाषा में दरोगा जी को चौकन्न बना दिया। उन्हें सोचने लगा कि क्या मामला है। इतना तो समझ में आ गया कि इसमें कोई गाली है, पर यह क्यों नहीं समझ में आता कि यह कौन सी बोली है। इसके बाद ही जहां बात समझ के बाहर होती वहीं गोली चलती। इस अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत को सिपालगंज में प्रयोग करते हुए दरोगा जी रिवॉल्वर तान लिया और कड़क बोले, गड्ढे से बाहर आ जाओ नहीं तो गोली चलाता हूं। पर गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। एक सिपाही ने पेड़ के पीछे निकलकर कहा, गोली मत चलाइए हुजूर, यह जोगनाथ है, पीकर गड्ढे में पड़ा है। तो वह कौन था? जोगनाथ था। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि गड्ढे में हरफाली गरफाली वाले शब्द कौन निकाल रहे थे? तो जोगनाथ निकाले थे। सिपाही लोग उत्साह से गड्ढे को घेर कर खड़े हो गए। दरोगा जी ने कहा, कौन? जोगनाथ। एक पुरानी सिपाही ने तजुर्बे के साथ कहा, सर यह श्रीमान रामनाथ का पुत्र जोगनाथ है। अकेले आदमी है, दारू ज्यादा पीता है। कौन है? रामनाथ का पुत्र कौन है? जोगनाथ है। उसके बाद उन लोग उसे निकाले। फिर पूछे दरोगा जी ने कि यह बोली कौन सी है? एक सिपाही ने कहा, बोली ही से तो हमने पहचाना कि जोगनाथ है। यह सरफरी बोली बोलता, इस वक्त होश में नहीं इसलिए गाली बक रहा है। दरोगा जी शायद गाली देने के प्रति जोगनाथ की इस निष्ठा से बहुत प्रभावित हुए और वह बेहोशी की हालत में भी कम से कम इतना तो कर ही रहा है। बेहोशी की हालत में भी कम से कम इतना कर ही रहा है। उन्हें उसकी गर्दन पर जोर से हिलाया और बोलकर पड़ा, होश में आ, होश में आ। दरोगा जी को सिपाहियों की मानवतावादी दृष्टिकोण कुछ पसंद नहीं आ रहा था। उन्होंने अपना हाथ तो रोक लिया, पर आदेश देने के ढंग से कहा, इसे अपने साथ ले जाओ और हवालात में बंद कर दो। दफा 109 जब्ता फौजदारी लगा देना। दफा 109 जब्ता फौजदारी लगा देना। इस बात को याद रखिएगा कि जोगनाथ पे क्या कानूनी कार्रवाई हुई थी। एक सिपाही ने कहा, यह नहीं हो पाएगा हुजूर, यह यहीं का रहने वाला है, दीवारों पर इश्तेहार रंगा करता है और बार पर सरफरी बोली बोलता। कैसा बोली बोलता? वो सरफरी बोली बोलता है। वे बदमाश है, पर दिखाने के लिए कुछ काम तो करता ही है। वे लोग जोगनाथ को उठाकर उसे अपने पैरों पर चलने के लिए मजबूर करते हुए सड़क पर बढ़ने लगे। इसे हवालात कैसा भेजा जा सकता है? वेद जी का आदमी। वह जो क्या था? वह वेद जी का आदमी था। आज की क्लास यहीं तक रहने थे। अगली क्लास में हम लोग 9 से देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि पिछला 3 क्लास आप लोग देखे होंगे, ये चौथा क्लास है और अगला हम लोग 5वां क्लास को देखेंगे। पूरा क्लास देखने के बाद आपको कैसा क्लास लगा आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। आप कमेंट जितना करेंगे आप क्लास को उतना ही बेहतर हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे। जय हिंद। मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को शुभ बंदिया। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और हर एक बिंदु को जितना VVI लिखा गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उनको आप जरूर ध्यान से देखिएगा क्योंकि वह आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, शुभ रात्रि।